अभिवादन स्वीकार कीजिए रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश चुनाव पर टीका टिप्पणी करने के पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने की घंटी को जरूर बजाएं। इससे हमें बहुत ताकत मिलेगी। साथियों, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। इसके पहले ही चुनाव में गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। अधिसूचना जारी होने के बाद आमतौर पर चुनाव में गहमा गहमी होती है, गर्मी आती है, लेकिन एक तरफ मौसम की ठंडी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में गर्मी बढ़ रही है। बाकी 4 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं वहां पर भी सियासी गतिविधियां शुरू हो गई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति न पंजाब में है, न उत्तराखंड में, न अन्य जगहों पर जहां चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबको पता है कि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता होकर के दिल्ली तक जाता है। उत्तर प्रदेश में जिसकी सत्ता बनती है उसी की सरकार दिल्ली में भी बनने की ज्यादा संभावना होती है। डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी जो चला रही है उसका भी यही कहना है। केंद्र सरकार के गृह मंत्री का कहना है कि अगर योगी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे तभी मोदी केंद्र में जीत पाएंगे 2025 में, 24 में। तो साथियों, सियासी पारा बढ़ने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप और गोटियां बैठाई जा रही हैं। अभी चुनाव की आहट ही आई है कि पदयात्राएं, जनसभाएं, रैलियां, उद्घाटन, शिलान्यास, सब कुछ में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सत्ता पक्ष अपनी कुर्सी को बचाए रखना चाहता है तो विपक्ष कुर्सी को हथियाना चाहता है। अब देखना है कि इस रस्साकसी में किसकी जीत होती है, लेकिन फिलहाल अभी को देखते हुए अगर कोई भविष्यवाणी की जाए तो अखिलेश यादव का पलड़ा भारी दिखाई देता है। कल रात अखिलेश यादव सारी रात गाजीपुर से लेकर के और लखनऊ तक की यात्रा में गुजार दिए। इस बीच लाखों मतदाताओं से, लाखों समर्थकों से पूरी सड़क अटी पड़ी रही। दूसरी तरफ मतलब रातों की नींद हराम हो गई है अभी से राजनीतिक दलों की। भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। उसने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और एक राष्ट्रवाद का संदेश दिया या देना चाहा कि क्योंकि उसके पास विकास के नाम पर तो कुछ है नहीं। राष्ट्रवाद, धर्म का तड़का, इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी वोट बटोरना चाहती है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि गांव में लोगों से बात करिए तो न तो उनका राष्ट्रवाद में इंटरेस्ट है और न राम मंदिर में। राम मंदिर के लिए कहते हैं भैया, जब हम खाएंगे, पेट में कुछ रहेगा तभी तो पूजा करेंगे, तभी तो भगवान को मानेंगे। खाने के लिए कुछ नहीं है, महंगाई इतनी है, न खाना है, न कपड़ा है, न कोई ढंग की जिंदगी है, तो कैसे हम सत्ता को टिकाए रहें जिस सत्ता ने हमें मजबूर किया है जीने के लिए तंगहाली में। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ही टकराव है, मुख्य लड़ाई है। बाकी पार्टियां तो कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन इनको मुख्य धारा में नहीं देखा जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी और
भारतीय जनता पार्टी में टक्कर किस तरह की होगी, कैसी होगी, यह देखना जरूरी है। अभी को देखते हुए लगता है कि योगी सरकार के लिए खतरे की घंटी बज रही है और एंटी इनकम्बेंसी, पिछड़ी जातियों का गोलबंद होना, 14,000 करोड़ गन्ना किसानों का बकाया, 8,000 करोड़ मनरेगा मजदूरों का बकाया, इन सब की वजह से गरीब भी और मध्यम वर्ग भी सभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और उसे वोट नहीं देना चाहते। दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी के रैलियों में, सम्मेलनों में, पदयात्राओं में, विजय यात्राओं में अगर भारी भीड़ उमड़ रही है, जोश खरोश के साथ स्वतः स्फूर्त भीड़ जो जुटाई नहीं जा रही है, अपने से जुट रही है, तो इसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार की राजनीतिक मौत होने जा रही है चुनाव के बाद। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की राजनीतिक मौत लखनऊ में होगी तो मोदी सरकार की राजनीतिक मौत दिल्ली में होना तय है, जैसा कि उनके कद्दावर नेता और गृह मंत्री स्वीकार कर रहे हैं। तो साथियों, आइए हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कौन बाजी मारेगा और कैसे बाजी मारेगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। सबसे पहला कारण है ओबीसी का गोलबंद होना। और ओबीसी क्यों गोलबंद हो रहा है, इसकी वजह है ओबीसी जनगणना न कराया जाना और ओबीसी के नेताओं को तरजीह न दिया जाना। भारतीय जनता पार्टी में खास करके केशव प्रसाद मौर्य को, जिन्होंने पिछला चुनाव बड़ी शिद्दत से जीता था, भारी बहुमत से जीता था, उन्हें नजरअंदाज करके योगी को एक सवर्णवादी नेता, एक मनुवादी नेता, एक कट्टर हिंदू नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसी समय से, आज से नहीं नाराज है ओबीसी, उसी समय से ओबीसी ने ठान लिया है। ओबीसी में पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां दोनों मिल करके गोलबंद हो रही हैं और उन्होंने ठान लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की, बनियों की और ठाकुरों की पार्टी। ओबीसी का हित उसमें नहीं है। साथियों, अभी एक चीज देखने में आया था, जिस दिन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे थे और वहां चीन पाकिस्तान की तरह लड़ाई का हवाई अभ्यास कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री के पहुंचने के पहले कुछ नेताओं का भाषण हुआ था। उसमें बदायूं की सांसद संघमित्रा मौर्य को भी भाषण के लिए अनाउंसमेंट किया गया और वो मंच तक पर तो थी ही, लाउड स्पीकर तक पहुंचती भी हैं। लाउड स्पीकर तक पहुंचने के बाद अब योगी का संकेत मिला या स्वतंत्र देव सिंह का संकेत मिला या किस नेता का संकेत मिला, उन्हें वापस बुला लिया गया और उन्होंने बहुत अपमानित महसूस किया। उनकी व्यथा सुनी जा सकती थी कि कितना दर्द है। तो इस चीज का भी प्रभाव कि मंच पर, और इतना होने के बावजूद स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री योगी, ये लोग हंस रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे संघमित्रा मौर्य को देख करके और उन्हें वापस देख करके। इस पर संघमित्रा को जो फील हुई, जो अनुभव हुआ, जो आभास हुआ, शायद उन्हें लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में आकर के उन्होंने और उनके पिताश्री ने अच्छा काम नहीं किया। यहां तक कि कार्यकर्ताओं ने मांग किया, संघमित्रा मौर्य के साथ समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने मांग किया कि इस पार्टी को छोड़िए, लात मारिए बीजेपी को। ऐसी स्थिति हो गई थी।
फिर बाद में जाकर के मंच से बाहर संघमित्रा ने अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को समझाया, ढाढ़स दिया। तो साथियों, ये हालत है भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ी जातियों की। मतलब चुनाव सिर पर है और पिछड़ी जातियों का अपमान और पिछड़ी जातियों के हितों को नजरअंदाज करना अभी चल रहा। लगभग 1 महीने पहले ओबीसी जनगणना का से इनकार किया था योगी जी ने। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में लिखित रूप से देख करके एक हलफनामा उन्होंने कहा कि ओबीसी जनगणना में कई तकनीकी खामियां हैं जिसे दूर नहीं किया जा सकता, यह संभव नहीं है। उस समय से या उसके पहले से तो समस्याएं थी ही, ओबीसी नाराज था ही। संघमित्रा का अपमान भी ओबीसी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और ऐसे अभी और भी हादसे आएंगे जब ओबीसी के टिकट काटे जाएंगे। साथियों, आपको पता हो कि अंदर खाने से सुनने में बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं, लगभग 304, 5 या 300 पार जितने भी हैं, उनमें से 200 के पत्ते कटेंगे। जिन 200 के पत्ते कटेंगे वो बीजेपी के साथ रहेंगे या बीजेपी का हित देखेंगे, बीजेपी का प्रचार करेंगे? बिल्कुल नहीं, दुष्प्रचार करेंगे और ज्यादातर तो भाग करके समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी में उन्हें टिकट तो नहीं मिल पाएगी, तुरंत कोई आए और तुरंत उसको टिकट दे दिया जाए, संभव नहीं है। लेकिन उनको एक सुकून मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार जिस ढंग से पिछले 5 साल से बर्ताव कर रही है, विकास के नाम पर फिसड्डी है और आपराधिक गतिविधियों के नाम पर आगे है, ठोक दो, मार डालो, दफना दो, तो ठोक दो वाली सरकार को जनता ठोकने जा रही है। जब तक कोई रचनात्मक कार्य करके कोई भी पार्टी नहीं दिखाती है, तब तक वह दूसरी बार जीतने के लिए कैसे सोच लेती। वैसे भी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और कई शहरों में और कई राज्यों में जो सरकार एक बार चुनी जाती है वो दोबारा नहीं चुनी जाती है, क्योंकि जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा हो जाती है सरकार से और उस उम्मीद पर वो खरी नहीं उतर पाती है। इसलिए इस तर्क से भी अगर देखा जाए तो योगी सरकार की राजनीतिक मौत होने जा रही है। पिछड़ी जातियों का अपमान, खास करके संघमित्रा का अपमान, ओबीसी जनगणना और उन्हें शूद्र समझा जाना, ब्राह्मणवादी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मूल निवासियों को शूद्र समझती है, नीच समझती है, अंत्यज समझती है। तो जो वर्ण व्यवस्था है उसके हिसाब से जो मनु ने बनाया है, उस मनु, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को मनुवादी भी कहा जाता है। तो अब मनुवाद चलने वाला नहीं है, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी जाग चुका है। बहुत राज कर लिया आपने हमारे ऊपर, हमारे ही वोटों से, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। लेकिन अब ओबीसी अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को समझ गई है। बहुत तेजी से चेतना आ चुकी है और चेतना आती जा रही है। अब उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाता। और एक बात बता दूं, जिस दिन शूद्र को अपना इतिहास का पता चल जाएगा, अपनी ताकत का पता चल जाएगा, अपने अधिकार का पता चल जाएगा, अपने कर्तव्य का पता चल जाएगा, उस दिन मनुवादी, सवर्णवादी सरकार
उस दिन से बनना बंद हो जाएगी। वो चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे पंजाब हो, या फिर दिल्ली ही क्यों ना हो। इन लोगों का शासन सिर्फ बहुजनों की, पिछड़ी जातियों की नासमझी, बेवकूफी का नतीजा है। और ऐसे बेवकूफों की कमी अभी भी नहीं है, लेकिन बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अंबेडकरवाद और बुद्धिज्म इनके अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है, और वो परिवर्तन सोशल मीडिया से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मीडिया तो बिक चुकी है, बस सोशल मीडिया ही है जिससे कि जुड़ करके बहुजन समाज के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, दलित लोग एकजुट हो रहे हैं, गोलबंद हो रहे हैं। और इनकी गोलबंदी, इनकी एकजुटता ही एक दिन भारी पड़ेगी। और ज्यादा उम्मीद है कि 2024 में ही रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे कि ओबीसी, दलित, पिछड़े कितने ताकतवर हैं, और उनकी ताकत अब उनके लिए होगी, उनके प्रतिनिधियों के लिए होगी। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो काम नहीं करती है, और उसके पहले जो सरकार होती है उसके काम किए हुए को फीते काटती। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं। जितने भी उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, और कर भी चुके हैं और करेंगे भी, वो सारे काम पहले किए। वो श्रेय लेने के लिए आ रहे हैं, और वो श्रेय मिलने वाला नहीं है। साथियों, उत्तर प्रदेश में किसानों की या गांव की जो सबसे बड़ी समस्या है, आप नहीं जानते होंगे। बेरोजगारी तो है ही है। बेरोजगार खाली बैठे हैं। जो बाहर मजदूरी करते थे वो भी लॉकडाउन में, पहले लॉकडाउन में ही आकर के बैठ गए हैं, दूसरा लॉकडाउन भी झेल चुके हैं, और कोरोना से मौतों का तांडव भी देख चुके हैं। वो लोग वापस नहीं जा सके हैं फिर से काम पर। क्या ऐसे लोग जिनकी नौकरी चली गई है, जिनके खाने के लिए पैसे नहीं हैं, मनरेगा में जो लोग काम कर रहे थे या कर रहे हैं, अब अभी तो इस समय काम ही बंद है, क्योंकि सरकार के पास फंड ही नहीं है कि वो मनरेगा के मजदूरों को भुगतान कर सके। पैसे नहीं है, फंड नहीं है, इसलिए काम बंद, काम ठप। और आपको ताजुब होगा यह जान करके कि 8,000 करोड़ रुपया मनरेगा मजदूरों का सरकार पर बकाया है, मिल नहीं पा रहा। और सरकार की ऐसी स्थिति हो गई है कि उसके पास इतने पैसों का टोटा पड़ा हुआ है कि मोदी और योगी की जब कोई सभाएं होती हैं तो इनकी सभाओं में तो स्वतः स्फूर्त भीड़ होती नहीं है, अपने से भीड़ आती नहीं है, प्रायोजित करनी पड़ती है, भीड़ को बुलाना पड़ता है। तो उसके लिए शासन, उत्तर प्रदेश के जिलाधीश, जिलाधिकारी और दूसरे विभागों के आला अधिकारी पैसे का बंदोबस्त करते हैं और बसें इकट्ठा करते हैं और बसों से लोगों को ले जाते हैं भर भर के। तो सारा खर्चा शासन को उठाता है। मतलब कि सरकारी खजाने के बल पर योगी और मोदी का प्रचार टिका हुआ है। अंधा हो गया है सुप्रीम कोर्ट, अंधा हो गया है चुनाव आयोग, जो कि धर्म का भी इस्तेमाल कर रहा है, छद्म राष्ट्रवाद का भी हवाई जहाज के से करतब दिखा करके प्रयोग कर रहा है, और शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा पैसा उपलब्ध करा करके चुनाव प्रचार कर रहा है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हार तय है। इन्होंने पूरी ताकत लगा दिया था, इसी तरह से जैसे यहां लगा रहे हैं ताकत बंगाल में, और वहां का हश्र देखा आपने। वहां की जनता ने झटक दिया मोदी और शाह की टीम को, और फिर से तीसरी बार
ममता को मुख्यमंत्री बनाया। तो साथियों, जैसी भी स्थिति है, गांव में समस्याएं बहुत हैं और गांव के वोट से ही सरकार बनती है। शहर में ज्यादा वोट नहीं होते और गांव की समस्याओं का समाधान करने में योगी सरकार विफल रही है और अभी भी विफल है। और कई समस्याएं तो उसने खुद पैदा की है। सबसे बड़ी समस्या जो आवारा जानवरों की है, रात रात भर 80-85 साल के वृद्ध अपने खेतों की रक्षा करते हैं लाठी लेकर के आवारा जानवरों से। और आवारा जानवरों की संख्या कैसे बढ़ी? आवारा जानवरों की बिक्री पर रोक लगा दिया गया। अब जानवरों से अब खेती होती नहीं है, सिर्फ मादा जानवर ही, जैसे गाय है, भैंस है, इसी तरह के जानवर रखे जाते हैं। जो मेल होते हैं, जो नर होते हैं जानवर, उनको कोई पालना नहीं चाहता। पहले था कि पाला जाता था, उनसे खेती की जाती थी, बैल होते थे, भैंसा होते थे, सांड होते थे। लेकिन अब उनकी जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत को ट्रैक्टर पूरा कर रहा है। तो साथियों, आवारा जानवरों से जो परेशानी खास करके पूर्वांचल में है, जहां पर ये गए हैं राग अलाप करके आए हैं राष्ट्रवाद का, वहां की जमीनी हकीकत से परिचित नहीं हो सके हैं। तो वहां पर इन समस्याओं के समाधान कौन करेगा? कोरोना है, महंगाई है, बेरोजगारी है, पिछड़ी जातियों की गोलबंदी है। इन सब की वजह से बीजेपी को कितना नुकसान होने जा रहा है शायद उसे अनुमान नहीं है। हमें तो लगता है उनका ब्राह्मण कार्ड भी नहीं चल पाया है और न चल पाएगा। श्रीपति मिश्रा का नाम लेना और भी ब्राह्मणों के साथ मेलजोल बढ़ाने का जो कवायद कर रहे हैं, वो सब फ्लॉप हो रहा है या फ्लॉप हो चुका है। उनसे ज्यादा तो मायावती ने ब्राह्मणों को पटा लिया। ब्राह्मणों का वोट 10% है और आपको मालूम हो कि सिर्फ कुशवाहा मौर्य का वोट 14% है। कुर्मी, यादव और भी लोधी, जितने भी और बैकवर्ड कास्ट हैं, उनकी तो संख्या ही छोड़ दी, उनका तो मिलाकर के टोटल ओबीसी का वोट प्रतिशत 52% है। और 52% में से अगर 40% भी अखिलेश को वोट देंगे तो निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा उत्तर प्रदेश में। और यहां का सत्ता परिवर्तन, योगी सरकार की मौत होगी तो केंद्र में मोदी सरकार की अर्थी उठेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।